अयोध्या के श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले विपक्ष के नेताओं की ओर से बयानबाजी जारी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भेजे जा रहे निमंत्रण पत्र पर जारी सियासत के बीच अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के नेता ने बयान दिया है, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। और बिहार के नालंदा में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे जेडीयू नेता कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि किसी के बेटे का विवाह है जो हमें निमंत्रण देगा। उन्होंने उल्टे मीडिया वालों से सवाल पूछ दिया कि क्या मुझे निमंत्रण नहीं मिलेगा तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। न्योता की क्या जरूरत है? अच्छा, क्या लग रहा है? वो न्योता क्यों दे रहे हैं? किन्हीं के पिताजी का श्राद्ध है कि किन्हीं के औरत बेटा का ब्याह है? अब बताइए। कौशलेंद्र कुमार यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि अयोध्या हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोगों का है, लेकिन कुछ लोग अयोध्या पर कब्जा करना चाह रहे हैं और ये होने वाला नहीं है। दरअसल अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विपक्षी पार्टी के नेताओं को भी न्योता भेजा जा रहा है, लेकिन इस बीच विपक्ष के कुछ नेताओं की बयानबाजी भी लगातार जारी है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भेजे जा रहे न्योते पर जेडीयू नेता कौशलेंद्र कुमार के बयान पर संत समाज ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। संत समाज ने विपक्ष के नेताओं के बयानों को मूर्खतापूर्ण बयान करार दिया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने जेडीयू नेता के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि एक अज्ञानी ही ऐसी बातें करेगा। तो इसे मूर्खों की भाषा के कोई महत्व नहीं है। हमारा जो कार्य है, जो सामाजिक कार्य है, जो एक सम्मान होता है, वो सम्मान के रूप में निमंत्रण पर भेजा जा रहा है। तो वहीं सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के महंत विष्णुदेव दास ने भी कौशलेंद्र कुमार के बयान पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। ये संत समाज राम का अपमान और हमारे माता सीता का अपमान और हमारे हिंदू धर्म का अपमान नहीं सहेगा। ये भारत भूमि मेरे राम की है। इतना ही नहीं, महंत विष्णुदेव दास ने कौशलेंद्र कुमार को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी। प्राण प्रतिष्ठा के न्योते पर जेडीयू नेता कौशलेंद्र कुमार के बयान के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष के नेताओं ने बीजेपी पर राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने बीजेपी पर राम के नाम पर हिंदुओं को भी बांटने का आरोप मढ़ दिया। हम तो बचपन से राम भगत हैं। हिंदुस्तान का हर हिंदू जो है वो राम भगत है। ये हिंदुओं में डिवाइड कर रहे हैं। हालांकि आरजेडी के नेता कौशलेंद्र कुमार के बयान पर प्रतिक्रिया देने से बचते नजर आए। ये उनकी भावना है, उन्होंने क्या कहा है हमने सुना नहीं है और किस संदर्भ में कहा है, इसका जवाब वो देंगे। तो वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऐसे बयान देने वाले विपक्षी नेताओं के कल्याण की कामना की। प्रभु रामचंद्र तो सबका बराबर करने वाले, कल्याण करेंगे और 22 तारीख को उनका उद्घाटन भी मंदिर का है। इससे पहले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के भी एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया था। अब जेडीयू नेता कौशलेंद्र कुमार के बयान पर सियासत जारी है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां जोरों पर है। विपक्ष के कई नेताओं को भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता भेजा जा रहा है, लेकिन शिवसेना उद्धव गुट के नेता उद्धव ठाकरे अयोध्या नहीं जाएंगे। उद्धव ठाकरे नासिक में रहकर पूजा करेंगे और गोदावरी तट पर महाआरती में शामिल होंगे। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब भी उनका मन होगा वो अयोध्या जाएंगे। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का अभिषेक गर्व और स्वाभिमान की बात है। 22 जनवरी को उद्धव ठाकरे कालाराम मंदिर जाएंगे और शाम को गोदावरी नदी के तट पर महाआरती करेंगे। नासिक के पंचवटी इलाके में स्थित कालाराम मंदिर भगवान राम को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम अपने वनवास के दौरान पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ पंचवटी में रुके थे। अगले दिन यानी 23 जनवरी को अपने पिता और शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की जयंती पर नासिक में एक रैली करेंगे। तो अयोध्या के भव्य राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इससे पहले ही श्री राम के ससुराल जनकपुर से उनके लिए उपहार पहुंच गया। उपहार को लेकर के जनकपुर के मेयर मोहन शाह अयोध्या पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस यात्रा की शुरुआत जनकपुर धाम के मेयर मनोज कुमार शाह और जानकी मंदिर के महंत रामपतेश्वर दास की अगुवाई में हुई। अपने मेहमान के रूप में, दामाद के रूप में हम लोग पूजे जाते हैं वहाँ जनकपुर में, तो श्री राम जी का ससुराल जनकपुर धाम से हम लोग आए। अयोध्या पहुँचे उपहारों में फल, पकवान, मिष्ठान और जेवरात समेत कई चीजें शामिल हैं। कन्या के घर से जब कोई शुभ कार्य होता है तो वहाँ से मिष्ठान और अन्य चीजों को लाने की परंपरा रही है। उसी परंपरा के अंतर्गत ये जनकपुर के महापौर आज हम लोगों के बीच में ये भार लेकर आए।
जनकपुर से उपहार लेकर आए लोगों ने इन उपहारों को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सौंप दिया। दरअसल बेटी का घर गृहस्थी बसाने के लिए मायके से उपहार भेजने की परंपरा रही है और इस परंपरा के तहत ही ये उपहार भगवान श्री राम के लिए भेजे गए। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए होने वाले पूजन का महाप्लान तैयार कर लिया गया है। श्री काशी विद्वत परिषद ने पूजा का प्लान तैयार किया है। अयोध्या के भव्य मंदिर में 17 जनवरी से पूजन कार्य शुरू होगा और सारे अनुष्ठान काशी विद्वत परिषद की देखरेख में होगा। इसके लिए काशी विद्वत परिषद के विद्वानों की एक टीम वहां मौजूद रहेगी। काशी विद्वत परिषद का मार्गदर्शन है इस सारे कार्यक्रम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में कि किस प्रकार की पूजन पद्धति चलेगी। काशी विद्वत परिषद के महामंत्री ने जी न्यूज से खास बातचीत के दौरान इसकी जानकारी दी, जिसके मुताबिक 17 जनवरी से पूजन कार्य शुरू होगा और इसी दिन धृताधिवास होगा। 18 जनवरी को अन्नाधिवास होगा। 19 जनवरी को जलाधिवास किया जाएगा। 20 जनवरी को फलाधिवास होगा। 21 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा पूजन में हवन यज्ञ होगा। राम राज्य की परिकल्पना को लेकर के रामलला का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है और इस महोत्सव में काशी विद्वत परिषद की एक अपनी भूमिका है। एक तरफ जहां अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है, वहीं पूरे देश में राममय लहर महसूस की जा रही है। पीएम मोदी पहले ही आम जनों से 22 जनवरी को घर में राम के नाम का दिया जलाने की गुजारिश कर चुके हैं। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आने के साथ ही उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में बने पीतल के राम मंदिर की मांग भी बढ़ती जा रही है। न केवल देश के अलग अलग जगहों से बल्कि विदेशों से भी खूब ऑर्डर मिल रहे हैं और दावा है कि पीतल नगरी के नाम से मशहूर मुरादाबाद के कारोबारियों के लिए राम मंदिर मॉडल के ऑर्डर की सप्लाई करना मुश्किल हो गया है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है। ऐसे में मुरादाबाद के राम मंदिर जो पीतल के बने हुए राम मंदिर हैं, वो देश ही नहीं विदेशों में भी मांग में आ रहे हैं। वैसे तो मुरादाबाद में बने राम मंदिर के कई मॉडल की डिमांड है, लेकिन जिस मॉडल की सबसे ज्यादा डिमांड है वो है राम मंदिर के बगल में पीएम मोदी की प्रतिमा। वो मोदी जी के लिए ही है, तो वो कह रहे हैं सबसे ज्यादा क्रेडिट मोदी जी को जाना चाहिए इसका। तो राम मंदिर जो लोग गिफ्ट में स्मृति चिन्ह में दे रहे हैं, तो उसमें मोदी जी की स्टैचू लगा के दे रहे हैं। राम जी की स्टैचू तो लगा ही रहे हैं। मुरादाबाद में सिर्फ पीतल ही नहीं बल्कि लकड़ी पे बने राम मंदिर की भी खूब मांग है। 6 इंच से लेकर के 2 फीट ऊंचे राम मंदिर मॉडल की कीमत भी अलग अलग है। कारोबारी शोएब शमसी के मुताबिक उनके यहाँ राम मंदिर की कीमत 200 रुपए से 1 लाख तक है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के जबरदस्त उत्साह है और यूपी सरकार इस मौके को ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारी कर रही है। दरअसल बताया गया है कि राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले उत्तर प्रदेश सरकार अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन करेगी। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने उत्सव की तैयारी शुरू कर दी है और इस अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के 19 से 21 जनवरी के बीच होने की संभावना है। अधिकारियों के मुताबिक इस पतंग महोत्सव में देश और दुनिया भर के प्रसिद्ध पतंगबाजों को अपनी कला दिखाने का अवसर मिलेगा और इस उत्सव को भव्य बनाने के लिए देश और विदेश में आयोजित होने वाले विभिन्न पतंग महोत्सव से प्रेरणा ली जा रही है। इस पूरे आयोजन के लिए एडीए ने प्राइवेट एजेंसियों से आवेदन मांगा है। आवेदन मिलने के बाद पतंग महोत्सव के लिए एजेंसी का चयन 8 जनवरी तक कर लिया जाएगा। कार्यक्रम में 50 विशेष आमंत्रित लोगों के लिए एक वीवीआईपी लाउंज के साथ 750 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। कार्यक्रम में शामिल होने वालों को बाजार से बने और अवधि व्यंजनों का स्वाद लेने का मौका भी मिलेगा। राम मंदिर के लिए पूरा देश उत्साहित है। गुजरात के वडोदरा से अयोध्या के श्री राम मंदिर के लिए रवाना हुआ 108 फीट लंबी अगरबत्ती का रथ राजस्थान के विजयनगर पहुंचा, जहां लोगों ने जोरदार स्वागत किया। और जैसे ही इस अगरबत्ती को लेकर अयोध्या जा रहा रथ विजयनगर पहुंचा, उसे देखने के लिए सैकड़ों भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। बताया गया कि रथ के आते ही लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। लोगों ने रथ पर फूल बरसाए और जय श्री राम के नारे भी लगाए। ढोल नगाड़ों के साथ झंडे लेकर भक्त रथ के आगे चल रहे थे, जबकि रथ के चारों तरफ श्री राम से जुड़ी अलग अलग झांकियां थी, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता था। कोई सेल्फी ले रहा था तो कोई वीडियो बना रहा था। इस दौरान कुछ पुलिस वाले भी मुस्तैद नजर आए। तो गुजरात के वडोदरा के रहने वाले राम भक्त विहा भाई
करशन भाई भरवाड़ा ने रामलला के लिए 108 फीट लंबी अगरबत्ती तैयार की और बताया ये गया कि 108 फीट लंबी अगरबत्ती को तैयार करने में 8 महीने का वक्त लगा। इस अगरबत्ती का वजन की बात करें तो 3428 किलोग्राम है, जबकि इसकी चौड़ाई करीब 3.5 फीट है। अगरबत्ती बनाने में गाय के घी और हवन सामग्री का इस्तेमाल किया गया। दावा है कि रामलला के दरबार में यह अगरबत्ती करीब 45 दिनों तक जलेगी और इस अगरबत्ती के जलने के बाद इसकी खुशबू 15 से 20 किलोमीटर के क्षेत्र में महकेगी। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम की श्यामल रंग की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की श्यामल रंग की मूर्ति स्थापित होगी। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में वर्णित भगवान राम के स्वरूप के आधार पर राम मंदिर ट्रस्ट ने ये निर्णय लिया। अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर लखनऊ पुलिस मुख्यालय ने पुलिस कर्मियों के लिए एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में ड्यूटी देने वाले पुलिसकर्मी स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये आदेश 22 जनवरी से 26 जनवरी तक लागू रहेगा। अयोध्या में सीता रसोई राम भक्तों को भोजन उपलब्ध करा रही है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। सीता रसोई की देखरेख करने वाले भोलेंद्र ने बताया कि 22 जनवरी को अयोध्या में करीब 40 भोजनालय चलेंगे और जगह जगह पर चाय के स्टॉल लगाए जाएंगे। अयोध्या में डॉक्टरों की कमी न हो, इसके मद्देनजर 7 जिलों से 75 फार्मासिस्ट की ड्यूटी वहां पर लगाई गई है। सभी फार्मासिस्टों को 15 जनवरी तक अयोध्या पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही तमाम जिलों से 100 से ज्यादा डॉक्टरों की लिस्ट भी तैयार की जा रही है। पश्चिम बंगाल में हुए करोड़ों के राशन घोटाले के आरोप में टीएमसी नेता शंकर आद्या को गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी की टीम ने बनगांव के सिमुलटोला में शंकर आद्या को उनके घर से गिरफ्तार किया, जिसका उनके समर्थकों ने जोरदार विरोध किया। ईडी ने गिरफ्तारी से पहले शंकर आद्या और उनके परिवार से सदस्यों से जुड़ी संपत्तियों की जांच की गई और 17 घंटों की तलाशी और जांच के बाद शनिवार तड़के उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान ईडी के अधिकारियों ने वहां मौजूद शंकर आद्या के समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। इसके बाद ईडी की टीम के साथ वहां सुरक्षा में लगाए गए सीआरपीएफ के जवान शंकर आद्या को उनके घर से लेकर आए और एक गाड़ी में बिठा दिया। इस दौरान टीएमसी नेता शंकर के समर्थक वहां चारों तरफ मौजूद थे, जिन्होंने गाड़ी को घेर लिया और उनकी गिरफ्तारी का विरोध करने लगे। देखते ही देखते वहां हालात इतने बिगड़ गए कि शंकर आद्या के समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। पहले गाड़ी का रास्ता रोका और फिर पथराव करने लगे, जिसके बाद सीआरपीएफ ने भी कार्रवाई करते हुए पथराव कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया और किसी तरह से शंकर आद्या को वहां से बाहर लेकर निकले। इससे एक दिन पहले भी जब ईडी की टीम राशन घोटाले की जांच के लिए शंकर आद्या के घर पर छापेमारी के लिए पहुंची थी, तो वहां भी इनके समर्थकों ने ईडी की टीम पर जानलेवा हमला किया था, जिसमें ईडी के कई अधिकारी बुरी तरह जख्मी हो गए थे। जिसके 17 घंटे बाद टीएमसी नेता और बोनगांव नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष शंकर आद्या को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अपने खिलाफ साजिश रचे जाने का आरोप लगाया। इससे पहले राशन घोटाले के एक और आरोपी टीएमसी नेता शेख शाहजहां को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था। एक दिन पहले नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेश खाली गाँव में जब ईडी की टीम जाँच के लिए पहुँची थी, तो शाहजहां शेख के समर्थकों ने भी ईडी की टीम पर हमला किया था। राशन घोटाले के आरोपों में गिरफ्तार टीएमसी नेता शंकर आद्या ने 2005 में अपने सियासी सफर की शुरुआत की थी, जिसके बाद वो तेजी से आगे बढ़ता चला गया। शंकर आद्या को टीएमसी के बड़े नेता और इलाके के लोग डाकू के नाम से भी जानते हैं। शंकर आद्या ममता सरकार में वन मंत्री ज्योति प्रिय मलिक का करीबी है। 2005 में शंकर आद्या बनगांव नगर पालिका में काउंसलर बना और इसके कुछ समय के बाद वो नगर पालिका का चेयरमैन भी बना। शंकर की पत्नी ज्योत्सना भी नगर पालिका की चेयरपर्सन रह चुकी हैं। शंकर आद्या ने कोलकाता, बनगांव और पेट्रापोर्ट बॉर्डर में विदेश रकम बदलने का भी काम किया और इन्हीं इलाकों में शंकर ने होटल, ज्वेलरी की दुकान और पिता के नाम पर 10 करोड़ का एक स्कूल भी बनवाया। बनगांव में शंकर ने अपने पिता के नाम पर एक बाजार भी ले रखा है। बनगांव में ही पीडब्ल्यूडी की जमीन पर एक होटल भी बनवाया और शंकर के पास दीघा में 3 स्टार होटल, कोलकाता और दुबई में आलीशान फ्लैट भी है।
शंकर पर आरोप है कि वो एक समय में अवैध तरीके से लोगों को भारत बांग्लादेश सीमा पार करवाता था। 2021 में शंकर को टीएमसी से विधानसभा चुनाव लड़ने का टिकट नहीं मिला और इसके बाद पार्टी से नाराजगी के चलते उसे सभी पदों से हटा दिया गया। ईडी की टीम पर हुए हमले के मामले में 3 एफआईआर भी दर्ज हो चुके हैं, जिसमें राशन घोटाले के आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख, उनके समर्थकों और हमला करने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। जबकि शाहजहां शेख के परिवार ने भी ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया कि ईडी की टीम बिना वारंट जबरन ताला तोड़कर उनके घर में घुसी। इस बीच बीजेपी नेता अमित मालवीय ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख का इसी साल 1 जनवरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें सार्वजनिक भाषण में शाहजहां इस बात का दावा करते दिखे कि सीबीआई और ईडी उनका बाल भी नहीं छू पाएंगे। পুঁজি আমাদের পুঁজি হলো মানুষের আশীর্বাদ, আর ওর পুঁজি হলো কি সিবিআই আর ইডি। সিবিআই ইডি বাদে সাধারণ বাল তো দূরের কথা একটা চুল ছিঁড়ে দেगा। इस वीडियो में शाहजहां शेख भी ये कहते हुए सुनाई दिए कि सभी प्रार्थना करें ताकि उन्हें गुस्सा न आए, नहीं तो वो बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के दांत तोड़ देंगे। বেঈমান ওই কাদির ছোড়েদের কথা শুনে যদি লাফালাফি করো তাহলে আমাদের কিন্তু এবার দাঁত ভাঙা কিন্তু শুরু করতে হবে, মাথাটা গরম করাবে না। इस वीडियो में शाहजहां बीजेपी नेताओं के विरोध में और भी भड़काऊ बयान देते सुनाई पड़े। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हुए हमले को लेकर के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई। बंगाल में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी ने उन्हें घेर लिया। आम लोगों समेत बंगाल में सरकारी अधिकारी और केंद्रीय मंत्री भी सुरक्षित नहीं हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि बंगाल में ममता की नहीं बल्कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की सरकार है। बंगाल में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है, वहाँ लगता है किम जोंग की सरकार है। अधीर रंजन ने कहा है अब लोगों की हत्या हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। गिरिराज के इस बयान पर आरजेडी ने बीजेपी समेत बंगाल और मणिपुर के राज्यपाल के काम पर सवाल उठा दिए। किम जोंग की सरकार तो मणिपुर में है कि मणिपुर के गवर्नर कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के गवर्नर कहते हैं कि संवैधानिक अधिकार हमारे पास सुरक्षित है। तो कल्पना करिए कि गवर्नर भी किस भूमिका में रहते हैं। शक्ति सिंह ने दोनों राज्यों के गवर्नर पर पक्षपात का भी आरोप लगाया, साथ ही ये दावा किया कि वो किसी भी हिंसक कार्रवाई का समर्थन नहीं करते। पश्चिम बंगाल में सरकारी अधिकारियों पर हुए हमले को बीजेपी नेताओं ने पुराने कश्मीर के हालात से जोड़ दिया है। साथ ही ये आरोप भी लगाया कि ममता बनर्जी के राज में बंगाल आज पाकिस्तान बनता जा रहा है, जहां कोई भी सुरक्षित नहीं है। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि बंगाल में पुराना कश्मीर दिखाई दे रहा है। ये काला दिन है कल के लिए, और हम लोग जो पुराना कश्मीर को हम लोग देखा था, आज का कश्मीर और पुराना कश्मीर के साथ बंगाल का तुलना हो रहा है। इसके मतलब कि पूरा पश्चिम बंगाल अभी पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बंगाल में कानून का सम्मान नहीं है। जेल जाने के जिनके मन में डर है वो एजेंसियों के खिलाफ बोलते हैं, एजेंसियों के ऊपर हमला करते हैं। मैं उसको कठोर से कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उन पर कार्रवाई होकर रहेगी। वहीं राशन घोटाले पर भी बीजेपी ने टीएमसी को घेरा। जो करप्शन हुआ है, इस करप्शन में बहुत सारे तृणमूल नेताओं के नाम है, और जिस तरीके से इन्हें अरेस्ट किया गया ऐसा अरेस्ट और भी किया जाएगा। ममता बनर्जी और टीएमसी नेताओं पर भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के आरोप लगे तो उन्होंने भी पलटवार करते हुए इसे विपक्ष की साजिश बता दिया। टीएमसी नेताओं ने एक बार फिर केंद्र पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया और दावा किया कि चुनाव में विपक्षी दलों को दबाने के लिए केंद्र सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रही है। टीएमसी नेता शांतनु सेन ने आरोप लगाया कि जो बीजेपी के साथ नहीं है उसी के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच होती है। जितना चुनाव आगे आएगा अपोजिशन लीडर के खिलाफ ईडी सीबीआई का इस्तेमाल और भी बढ़ेगा, क्योंकि बीजेपी को यह पता चल गया कि उनका समय आ गया जाने के लिए, इसलिए वो अभी ईडी सीबीआई के ऊपर भरोसा करके अपोजिशन को थ्रॉटल करने का कोशिश करेगा। इस बीच कांग्रेस ने हिंसा पर ममता के साथ केंद्र सरकार को भी घेरा और दोनों के बीच साठगांठ के आरोप लगाए। बंगाल में कानून और स्थिति की हालात दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं, ये पहले भी हम कह चुके हैं, आज भी कह रहा हूं। लेकिन बीजेपी पार्टी वो भी चुप्पी साधे हैं, कुछ करने की उनका भी हिम्मत नहीं है।
अधीर रंजन ने बंगाल पुलिस पर भी लापरवाही के आरोप लगाए। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेश खाली गांव में हुए हमले में ईडी की टीम के 3 अधिकारियों को गंभीर चोट आई, जिनका हालचाल जानने आज बीजेपी के नेता अस्पताल पहुंचे। जहां इलाज करा रहे ईडी कर्मचारियों से बीजेपी नेताओं ने बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस मुलाकात की जो तस्वीरें सामने आई, उसमें साफ दिखाई दिया कि अस्पताल के बिस्तर पर बैठे तीनों घायल कर्मचारियों के सिर पर पट्टी बंधी थी, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमलावरों ने उनके सिर पर भी गहरी चोट की थी, जिससे उनकी हालत काफी गंभीर हो गई। इससे एक दिन पहले भी हमले की जो तस्वीरें आई थी, उसमें दिखा था कि घायल कर्मचारी बहते खून को रोकने के लिए अपने सिर पर कपड़ा बांधे थे और इसी के बाद गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिसके बाद आज बीजेपी नेताओं ने अस्पताल में ईडी कर्मचारियों की सेहत का हाल और उनके इलाज में जुटे डॉक्टरों से भी बात की। दिल्ली में लोग ठंड और कोहरे की दोहरी मार झेल रहे हैं। दिल्ली में ठंड की वजह से हालात खराब होते जा रहे हैं। घने कोहरे और शीतलहर के चलते लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से ट्रेनें देरी से चल रही हैं। हवाई उड़ानों पर भी कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। सर्द हवाओं के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई, तो वहीं श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील का आधे से ज्यादा हिस्सा जम गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। तमिलनाडु के नीलगिरी में घने कोहरे के चलते दिन में अंधेरा छाया रहा। विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोगों को यात्रा करने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। शहर में हल्की बारिश के बाद ठंड और बढ़ गई, जिसके बाद लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आए। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बेमौसम बरसात ने ठंड का असर बढ़ा दिया है। वहीं कई जिलों में बादलों ने डेरा डाला हुआ है। वहां किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश के 14 जिलों में बारिश होने की संभावना है। पुणे में पुलिस कर्मचारी को थप्पड़ जड़ने के आरोप में बीजेपी विधायक सुनील कांबले के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है। विधायक की थप्पड़बाजी का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो उसी कार्यक्रम का है जब विधायक ने पुलिसकर्मी को थप्पड़ जड़ा था। मंच पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार मौजूद थे। उसी वक्त बीजेपी विधायक सुनील कांबले मंच से नीचे उतरे थे। इस पुलिसकर्मी ने जैसे ही विधायक को रोकने की कोशिश की, उन्होंने उस पर तुरंत हाथ छोड़ दिया। थप्पड़ खाने के बाद पुलिसकर्मी ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की, मगर अपने गुरूर में चल रहे विधायक गलती मानने की बजाय आगे बढ़ते चले गए। थप्पड़कांड के बाद पुणे के बंड गार्डन पुलिस स्टेशन में बीजेपी विधायक के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 353 के तहत एफआईआर दर्ज की है। धारा 353 तब लगती है जब किसी व्यक्ति पर लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल लगाने का आरोप हो। सरेआम पुलिस वाले को इस तरह थप्पड़ मारने का वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। अंतरिक्ष अभियान में भारत ने एक और इतिहास रच दिया। इसरो का आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट 126 दिनों में 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करने के बाद सन और अर्थ लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंच गया और इस पॉइंट के चारों तरफ मौजूद सोलर हेलो ऑर्बिट में तैनात हो गया। स्पेसक्राफ्ट में 440 N लिक्विड अपोजी मोटर लगी है, जिसकी मदद से आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचाया गया। हालांकि आदित्य को L1 पॉइंट पर डालना एक चुनौतीपूर्ण काम था। इसमें गति और दिशा का सही तालमेल जरूरी था। इसके लिए इसरो को ये जानना जरूरी था कि उनका स्पेसक्राफ्ट कहां था, कहां है और कहां जाएगा। उसे इस तरह ट्रैक करने के प्रोसेस को ऑर्बिट डिटरमिनेशन कहते हैं। तो आपको बता दें कि L1 अंतरिक्ष में ऐसी जगह है जहां पृथ्वी और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्तियां संतुलित होती हैं। हालांकि L1 तक पहुंचना और स्पेसक्राफ्ट को इस ऑर्बिट में बनाए रखना कठिन टास्क है। ये पॉइंट पूरी तरह से संतुलित नहीं है, इसीलिए आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट की लगातार मॉनिटरिंग करनी होगी। समय समय पर थ्रस्टर्स की मदद से इसे अपने पाथ पर बनाए रखा जाएगा। L1 मतलब लैग्रांज 1 पॉइंट, ऐसे 5 पॉइंट हैं L1, L2, L3, L4 एंड L5। इस तरह के 5 पॉइंट हैं जिससे हम सूर्य की स्टडी को डिटेल तरीके से कर सकते हैं। आदित्य L1 भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी है। ये सूरज से इतनी दूर तैनात रहेगा कि गर्मी भी उसे खराब न कर सके। आदित्य L1 सोलर हेलो ऑर्बिट में 5 साल तक रहेगा और सूरज का अध्ययन करने के साथ दुनिया के सैटेलाइट्स को सौर्य तूफानों से बचाने का काम भी करेगा।
हेलो ऑर्बिट L1 की ऐसी कक्षा है जहां सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट स्थिर होते हुए काम कर सकते हैं। हेलो ऑर्बिट से आदित्य विभिन्न कोणों से सूर्य की स्टडी कर सकेगा। यहाँ ग्रहण की बाधा भी नहीं पड़ती क्योंकि ये ऑर्बिट L1 पॉइंट के इर्द गिर्द उसी तरह चक्कर लगाती है जैसे धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है। जहाँ तक स्पेस का मामला आता है, सभी देश आपस में एक दूसरे को बहुत कोऑपरेट करते हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इस वक्त आदित्य L1 एक ऐसी सोलर ऑब्जर्वेटरी है जो सबसे एक्टिव सोलर ऑब्जर्वेटरी है। 400 करोड़ रुपए का ये मिशन सूरज की स्टडी कर रहे नासा के 4 अन्य सैटेलाइट्स के समूह में भी शामिल हो गया। लिहाजा पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई देते हुए एक्स पर पोस्ट शेयर की। भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की। भारत की पहली और वैधशाला आदित्य L1 अपने गंतव्य तक पहुंची। ये सबसे जटिल और पेचीदा अंतरिक्ष अभियानों को साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। हम मानवता के लाभ के लिए विज्ञान की नई सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे। अभी तक इसरो धरती पर लगे टेलीस्कोप से सूर्य की स्टडी करता था, लेकिन अब आदित्य के साथ गए उपकरण सूरज की हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। तो सूर्य मिशन पर निकला इसरो का आदित्य L1 अपनी मंजिल यानी कि लैग्रेंज 1 पॉइंट पर पहुंचने के साथ ही अंतिम कक्षा में स्थापित हो गया। इसके साथ ही भारत की पहली सोलर ऑब्जर्वेटरी धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थापित हो गई है और ऐसा होने के बाद आदित्य L1 उपग्रह ने लैग्रेंज 1 पॉइंट के चारों ओर घूमते हुए सूरज की स्टडी करना शुरू कर दिया। अब आदित्य L1 मिशन अगले 5 साल तक भारत के 50 से ज्यादा सैटेलाइट्स की सुरक्षा करेगा। इसके साथ ही ये कोरोना से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं की स्टडी करेगा और इसके साथ पेलोड और सौर घटनाओं का व्यापक अध्ययन कर वैज्ञानिकों को डेटा मुहैया कराएगा, जिससे सूर्य के विकिरण कणों और चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन करना संभव हो पाएगा। आदित्य L1 का एक पेलोड सूरज की हाई डेफिनेशन फोटो खींचेगा, जबकि दूसरा सूरज की अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ की फोटो लेगा। इसी तरह आदित्य L1 का तीसरा पेलोड अल्फा पार्टिकल्स की स्टडी करेगा और चौथा पेलोड सूरज की गर्म हवाओं की स्टडी करेगा। आदित्य L1 का 5वां पेलोड सूरज से निकलने वाले एक्सरे और उसमें आने वाले बदलावों की स्टडी करेगा और इसका 6ठा पेलोड हाई एनर्जी एक्सरे की स्टडी करेगा, जबकि 7वें पेलोड का काम होगा मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करना। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा से चुनाव प्रचार का शंखनाद किया। हरियाणा के पंचकुला में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो निकाला। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायाब सैनी और पार्टी के प्रदेश प्रभारी विप्लव देब उनके साथ मौजूद रहे। जेपी नड्डा 3 दिन में दूसरी बार हरियाणा दौरे पर गए हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए 9 जनवरी को जम्मू का दौरा करेंगे। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने पुंछ हमले के बाद जम्मू का दौरा किया था। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी और अमित शाह ने मिलकर राजस्थान की दुर्गति कर दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17 जनवरी को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का दौरा करेंगे। इस दौरान वो ज्योति बसु की पुण्यतिथि पर लेफ्ट की ओर से आयोजित एक सेमिनार में हिस्सा लेंगे। 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने जा रही कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। गौर करने वाली बात यह रही कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज की, जिसमें उन्होंने सबसे पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का बखान किया। उन्होंने बताया कि 6700 किलोमीटर की ये यात्रा देश के 15 राज्यों से होकर गुजरेगी, जिसका मकसद 100 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की छाप छोड़ना और देश के बुनियादी मुद्दों को उठाना है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों विषयों देश के बुनियादी मुद्दों पर हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का संक्षिप्त विवरण देने के बाद ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर हो गए। उन्होंने पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर तंज कसा और उनके मणिपुर न जाने को लेकर सवाल उठाए। मई में मणिपुर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और घटती रही, पर रात दिन मोदी जी कभी समंदर में वहां पर जाके
स्विमिंग करने का दिखाते हैं फोटो सेशन, कभी अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है मंदिरों का, वहां पर जाके वहां फोटो निकाल लेते हैं। हालांकि इस दौरान खरगे पीएम मोदी के बारे में कुछ ऐसा बोल गए जिससे अमर्यादित कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यही नहीं रुके। खरगे ने पीएम मोदी के लोकसभा में दिए उस भाषण का भी मुद्दा उठाया, उसको भी मुद्दा बनाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक अकेला सब पर भारी। खरगे ने पीएम मोदी से पूछा, अगर वाकई में ऐसा है तो प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जाते, वहां के लोगों के बीच जाकर शांति की अपील क्यों नहीं करते। पार्लियामेंट में उन्होंने कहा एक मोदी बस सारे अपोजिशन को, उन्होंने ही कहा, मैं नहीं कहा। तो जब एक मोदी ही बस है सबको, तो जाओ भाई मणिपुर में जाकर देखो क्या हाल है, क्यों ऐसा हो रहा है, देश का हिस्सा है वो। इसके अलावा खरगे ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बीजेपी से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही थी, इसलिए यात्रा निकाली जा रही है। लोगों को बताने के लिए कि कोई रास्ता नहीं, हमने पार्लियामेंट में अपनी बात रखने की कोशिश की, पार्लियामेंट में इन मुद्दों को उठाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर सरकार ने हमको मौका नहीं दिया। और मजे की बात यह है भाई, कोई आदमी साइलेंट बैठ रहा है उसको भी सस्पेंड, जो उठ के खड़ा है उसको भी सस्पेंड, जो कुर्सी पे बैठा है उसको भी सस्पेंड। यानी 146 लोगों को निलंबित किया गया। जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मल्लिकार्जुन खरगे ने बीजेपी पर किसान और मजदूर विरोधी बताने के साथ मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। और यही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बीजेपी पर विरोधी दलों के नेताओं को धमकाने और डराने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकारी एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर रही है। खरगे ने कहा कि बीजेपी सरकार ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जरिए विपक्षी दलों के नेताओं और विरोधियों को फंसा रही है। खुले आम बीजेपी सरकार ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और दूसरे छोटे मोटे एजेंसीज को भी विपक्षी नेताओं के ऊपर और उनके रिलेटिव्स के ऊपर, छोटे मोटे लोग जो पार्टी के होते हैं उनके रिलेटिव्स के ऊपर वो आज हमला कर रहे हैं, डरा रहे हैं और डरा के अपनी बात मनवा रहे हैं। इसके अलावा खरगे ने बीजेपी को दागी नेताओं को पाक साफ करने वाली ड्राई क्लीन फैक्ट्री बताते हुए तंज भी कसा। ये एक बहुत ताज्जुब है कि एक आदमी को आप कलंकित कहते हो, ये ठीक नहीं है। किसी को कांग्रेस वाले को पकड़ लिए, कहाँ कहीं टीएमसी वालों को पकड़ लिए, किसी टीडीपी वालों को पकड़ लिए, किसी आप आदमी किसी को भी पकड़ लो, आप तो उसको किसी न किसी केस में डालते हो। डालने के बाद अगर वो आदमी आपके पार्टी में ज्वाइन होता है वो क्लीन हो जाता है। इतनी बड़ी ड्राई क्लीन फैक्ट्री शाह साहब के पास है। कांग्रेस के वार के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस ने आज तक भ्रम फैलाने के अलावा कोई और काम किया ही नहीं है। खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी देश में भ्रम फैलाने के सिवा और कुछ नहीं किया है। मणिपुर जाकर के वो पॉलिटिकल टूरिज्म किए हैं। खरगे के बयानों पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने उन्हें एक दिग्भ्रमित नेता करार दिया और कहा कि विपक्ष के नेताओं में निराशा साफ नजर आ रही है। केवल
प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर अनर्गल बात करना, अपने आप में दिग्भ्रमित नेता की तरह वो बात कर रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल साफ अपोजिशन के नेताओं में दिख रहा है। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद बीजेपी के पलटवार से इतना तो तय हो गया कि लोकसभा की लड़ाई में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को घेरने का एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहती है। लोकसभा चुनाव से पहले देश में सीए लागू होने की अटकलों के बीच में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। शफीकुर रहमान ने कहा कि अगर देश में लोकसभा चुनाव से पहले सीए लागू हुआ तो हालात और खराब हो जाएंगे। ये तो प्रोपेगेंडा है, इससे फायदा पहुंचने की बजाय आप देखेंगे कि हालात मुल्क के और खराब होंगे और इससे लोगों में मोहब्बत की फिजा पैदा नहीं होगी। ये पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी सांसद ने सीएए का विरोध किया हो। हाल के दिनों में भी उन्होंने सरकार पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा था कि अगर सीएए कानून चुनाव से पहले लागू हुआ तो सरकार को पछताना पड़ेगा। चुनाव से पहले घोषणा करेंगे तो इंशाल्लाह पछताएंगे। तो यही मानते हैं कि ये इनकी मनमानी है, कानून तानी नहीं है। कानून के हिसाब से अगर कोई चीज लागू होती है तो उसको सारी दुनिया मानती है। बर्क के इन बयानों से सीएए को लेकर राजनीति एक बार समाजवादी पार्टी सांसद के इस भड़काऊ बयानबाजी का विरोध करने के लिए खुद मुस्लिम समुदाय के लोग ही सामने आ रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिख करके बर्क पर गंभीर आरोप लगाए। अपने पत्र में एआईएमजे ने लिखा कि शफीकुर रहमान बर्क यूपी के मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। एआईएमजे के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि शफीकुर रहमान बर्क अपने बयानों से यूपी में आंदोलन भड़काने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग सीएए कानून को लेकर के उत्तर प्रदेश के नज्म व नस्क को नरम बरहम करना चाहते हैं और वो मुसलमानों के दरमियान वरगलाकर, बहकाकर, भड़काकर आंदोलन करना चाहते हैं। पत्र में लिखा कि सीएए को लेकर मुसलमानों के बीच गलतफहमी फैली है। राजनीति से जुड़े लोग उसी बात का फायदा उठाना चाहते हैं और पिछली बार की तरह इस बार भी उग्र प्रदर्शन करवाना चाहते हैं। फिर ऐसा ही माहौल सपा के लोग खड़ा करना चाहते हैं। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी को लेटर लिख करके अवगत करा दिया है। इस पत्र के जरिए मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुस्लिमों के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है।